बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्ला तारिक और आप देख रहे हैं द कॉमन वीआईपी। आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं इमादुद्दीन, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, जिनके साथ हमने पहले एक सेशन किया है। बहुत इन डेप्थ बात हुई है। उनको दोबारा बुलाने का मकसद ये है कि करंट अफेयर्स पे थोड़ी बात की जा सके, टॉपिक बाय टॉपिक, समथिंग विच इज़ वेरी मच हिटिंग ऑल ऑफ अस लिविंग इन पाकिस्तान स्पेशली। सो इमाद, हाउ आर यू टुडे? Thank you, Abdullah. I'm very well. Thank you for inviting again. थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे मालूम है कि आप इस वक्त वर्क ट्रिप पे हैं और आपने वक्त निकाला है। वी आर रियली ग्लैड एंड ग्रेटफुल। सो विल जस्ट स्टार्ट राइट अवे फ्रॉम द इन्फ्लेशन। हम समझना ये चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन का जो एक तूफ़ान आ गया पेट्रोल की प्राइसेस से और बिजली के बिलों से, वो मामला शुरू हुए और फिर हर चीज़ ही हमारे हाथ से बाहर होती जा रही है। इसको हम ज़रा समझना चाह रहे हैं क्विकली कि यार ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई है और अब ये जो इतना ज़्यादा हिट कर रही है उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं। सो प्लीज़। जी अब्दुल्ला, थैंक यू। अच्छा अब्दुल्ला, इन्फ्लेशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा पहले कि क्यों हो रही है और परसिस्टेंट क्यों है, और फिर इसका व्हाट पॉसिबल सॉल्यूशंस देयर कैन बी टू मिटिगेट दीज इफेक्ट्स दैट वी आर फेसिंग। वेरी ब्रीफली आई विल गो बैक टू द कोविड पीरियड। बेसिकली ये शुरू हुई है ज्यादा एक्सपोनेंशियली व्हेन देयर वाज अ कमोडिटी सुपर साइकिल पोस्ट कोविड। और कमोडिटी सुपर साइकिल कोविड के बाद आया इस वजह से था क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमीज ने ग्लोबली, एवरी कंट्री व्हेन देयर वर शटडाउन्स, दे वांटेड टू सॉर्ट ऑफ गिव सम स्टिमुलस टू द इकोनॉमी, और लोगों को वो सपोर्ट करना चाह रहे थे। तो बहुत सारे मुल्कों ने बड़े मैसिव स्टिमुलस दिए थे अपने इकोनॉमी को, व्हिच मींस कि उन्होंने जो सप्लाई ऑफ मनी है इन देयर इकोनॉमी, तो वो इंक्रीज किया था। अब अल्टीमेटली फिर उसका जब वंस द कोविड वाज रिसीडिंग, सप्लाई चेन, आपको याद होगा, डिसरप्शन जो है कुछ अरसे तक चलती रही थी, चिप्स की अवेलेबिलिटी का इशू था, एंड सो फोर्थ, देयर वर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वेंट रियली हाई। तो सबका इम्पैक्ट जो है ना, वो अल्टीमेटली कमोडिटी प्राइसेस के अंदर हमें नजर आया। और हमने देखा कि डेवलपिंग कंट्रीज में हर जगह पे इन्फ्लेशन ऊपर जाना शुरू हुआ, एंड इट वाज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। हाउएवर, व्यू हमेशा से ये था इकोनॉमिस्ट का भी और सबका, कि यार ये टेम्परेरी फिनोमेना है, और ये जो साइकिल है ये एक पीक के बाद इट विल रिसीड। बिकॉज साइमल्टेनियसली हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि ग्लोबली हर किसी ने अपने ये जो स्टिमुलस है उनको पुल आउट करना शुरू कर दिया था, विच मीन्स कि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करना शुरू कर दिए थे, और मेजर्स लेने शुरू कर दिए थे, जिससे वो जो इन्होंने टेम्परेरी रिलीफ दिया था उसको विदड्रॉ करना शुरू कर दिया था। अच्छा, यही चीज हमने पाकिस्तान में भी की। सो पाकिस्तान में आपको याद होगा कि एक पैकेज आया था, कोविड का पैकेज आया था, जिसमें कुछ इंडस्ट्री के लिए कुछ पैकेज था, और कुछ जो है वो एहसास के थ्रू आपने बहुत सारे कैश हैंड आउट किए थे टू द पीपल, एंड यू फॉलोड सिमिलर रूट। हमारा जाहिर स्केल जरा छोटा था एज कम्पेयर टू मेनी अदर बिगर इकोनॉमीज, बट वी वर आल्सो फॉलोइंग द सेम पाथ। अच्छा, जब ये कोविड हमारा रिसीव कर गया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी, खासतौर पे द सेंट्रल बैंक, एंड इफ वी रिकॉल, रजा वाकिब वाज देयर, एंड ही क्लियरली अनाउंस्ड दैट वी वर गोइंग टू विथड्रॉ दीस स्टिमुलस पैकेजेस ग्रेजुअली, एंड वी विल सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी को हम मैनेज करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। अब उस वक्त पीरियड के अंदर सारी जो रीजनल इकोनॉमीज थी, हम अगर देखें, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वाज गोइंग थ्रू अ टफ पीरियड। उस वक्त उनका वो डिफॉल्ट का और वो सारा प्रॉब्लम चल रहा था। बट उसके अलावा जो रीजनल इकोनॉमीज हैं, उन्होंने बड़ा फोकस थे वो कि जी कमोडिटी सुपर साइकिल को हमने किस तरह से मैनेज करना है। वी अनफॉर्चुनेटली गॉट इनटू अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, और वहां पे वो चेंज ऑफ गवर्नमेंट, एंड जब उस क्रिटिकल पॉइंट पे गवर्नमेंट चेंज हुई, तो जाहिर है उस वक्त एक ब्रेक लग गया चीजों को। एक डिसरप्शन क्रिएट हुई, फिर 2-3 महीने का गैप आया, फिर देयर वाज अ न्यू फाइनेंस मिनिस्टर, एंड देन देयर वाज अ न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। तो बहुत सारी चीजें जो है ना, वो कंटिन्यूटी ऑफ स्कीम नहीं थी। देखिए, इस तरह ओके। की सिचुएशन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कंटिन्यूटी ऑफ अ थॉट प्रोसेस हो, क्योंकि एक चीज एक वक्त में नहीं हो रही होती, बहुत सारी चीजें हो रही होती। सही। एक तो ये और मनी सप्लाई को मैं अभी लिंक करूंगा कि हमारे परसिस्टेंट फिस्कल जो डेफिसिट्स हैं, उसकी वजह से कंटिन्यूअस मनी सप्लाई इंक्रीज होती जा रही है इकोनॉमी के अंदर। जो उसकी ग्रोथ है, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड आई विल कम टू द अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, एंड दिस इज नॉट जस्ट द ओनली इशू, बट दिस इज अ वेरी फंडामेंटल इशू। आप अगर डेटा देखेंगे उठा के, तो हमारा मनी सप्लाई रिसेंटली, जिसको हम मनी सप्लाई ग्रोथ कहते हैं इन द इकोनॉमी, वो बड़ी रैपिड है। उसकी वजह ये है कि आपके हमेशा फिस्कल डेफिसिट्स इतने होते हैं, उसको फाइनेंस करने के लिए आप क्या करेंगे? आप जो है वो गवर्नमेंट या कंटिन्यूस बोरिंग जब कर रही है, और मैसिवली जब कर रही है, और उसमें आप नोट छाप रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आता है। और ये लोकल बोरोइंग से अपने फिजिकल डेफिसिट हम पूरी कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अब तो सिचुएशन ये है कि जी अब तो वी डोंट इवन, अब अगर डिफेंस और इंटरेस्ट
कॉस्ट, डेट सर्विसिंग कॉस्ट है। सो वो ही हम पूरा प्राइमरी डेफिसिट्स में हम चले जाते हैं, तो बाकी चीजें तो फेडरल गवर्नमेंट का खर्चा तो सारा का सारा ही सही है। बोरोइंग से और प्रिंटिंग ऑफ मनी से ही फाइनेंस होता है। राइट। सो ये एक बड़ी बेसिक वजह है। अच्छा, दूसरी जो 2-3 वजह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारा वो हमने शायद पिछली दफा भी डिस्कस किया था कि हमारी जो एनर्जी चेन है वो सारी डॉलराइज हुई भी है। तो जब आप जाहिर है जब आपकी इन्फ्लेशन हाई होती है तो आपकी करेंसी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और करेंसी पे इम्पैक्ट एक तो हमारी लोकल वजूहत की वजह से भी पड़ रहा है, ये जो मैंने आपको जो अभी एक्सप्लेन किया। दूसरा ये कि डॉलर वैसे ही तगड़ा हो रहा था ग्लोबली, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट्स पर फेड जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है। तो अगर आप देखें तो इंडिया में भी थोड़ी सी डिवैल्यूएशन है, रीजन में है, डेवलपिंग कंट्रीज में हर जगह पे है, बट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है बिकॉज हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। और अगर हम थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव लें तो मिडिल ईस्टर्न जो हमारा रीजन है, इसमें अगर हम मिडिल ईस्ट और गल्फ भी इंक्लूड कर लें तो एक इजिप्ट है और एक पाकिस्तान है जो इतने हाई इन्फ्लेशन के ऊपर है। बाकी सबकी इन्फ्लेशन अब ग्रेजुअली नीचे आ गई है। सो दे आर मोस्ट ऑफ देम आर नाउ सिंगल डिजिट इन्फ्लेशनरी जोन के अंदर, एंड उसमें से भी मेजॉरिटी जो है वो 5-6% के आसपास के करीब नॉर्मलाइज हो गए हैं। सो दे आर बैक टू नॉर्मल सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, एक्सेप्ट इजिप्ट एंड पाकिस्तान इन दिस रीजन, जो कि हाई 20s के अंदर अभी भी कर रहे हैं। सो एक तो मैंने कहा कि जी ये जो मनी सप्लाई है ये आपकी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, इसको आपने किसी ना किसी तरह इसको कम करना है। इसको आप जब तक इसको अपने, और वो फिर घूम के बाद वहीं चली जाती है कि आपने अपने खसारे जब तक आप मैनेज नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग इमर्जेस फ्रॉम द फैक्ट दैट यू आर कंटिन्यूअसली बोरोइंग टू फंड योर एक्सपेंसेस जो आप मीट नहीं कर पाते। गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है, गवर्नमेंट की आमदनी कम है, और आप उस गैप को जब प्लग करते हैं थ्रू प्रिंटिंग ऑफ मनी या थ्रू बोरोइंग, तो आप जो है ना वो एक क्रिएट करते हैं। वहीं से ही फिर करंट अकाउंट का भी इशू जनरेट होता है, वहीं से ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी जो बुनियाद है वो असल में वो इसके अंदर मरकूज है, जिसको सबसे पहले एड्रेस करना है। बट उसका उसकी 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 और वो जब आप एड्रेस करने जाएंगे या जाते हैं, आप देखते हैं कि केयरटेकर गवर्नमेंट इसको किस तरह हैंडल करती है। उसमें ऑब्वियसली आप जब तक अपने रेवेन्यू साइड को इंक्रीज नहीं करेंगे, एक्सपैंड नहीं करेंगे, और अपनी एक्सपेंसेस जो आपके बहुत सारे करंट हैं, डिफेंस एक्सपेंसेस हैं, आपके इंटरेस्ट के बोरोइंग के एक्सपेंसेस हैं, यू हैव टू रियली थिंक फ्रॉम अ वेरी होलिस्टिक पर्सपेक्टिव हाउ टू ब्रिंग डाउन योर, और एटलीस्ट द ग्रोथ इन योर expenses should not be as much as your revenue side should be. So you have to work on your revenue side. You have to sort of control your expenses. तो एक तो ये है। दूसरा जो है हमारे यहाँ एक कंपाउंडेड इफेक्ट इस वजह से भी आता है, जो हमने पिछली दफा बात की कि हमारी पूरी की पूरी एनर्जी सप्लाई चेन डॉलराइज हुई है। हमने ये पिछली दफा बात की थी कि जी किस तरह 90s में या आईपीपीस का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो जब आके अनवाइंड हुआ है अब, सो वी रियलाइज कि जी अब हम जरा भी हमारी करेंसी की मूवमेंट होती है तो पूरे के पूरे एनर्जी चेन के अंदर हमारी एक उसका इम्पैक्ट आता है। और आपको क्योंकि वो सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स डॉलर के साथ पैक्ड हैं, तो जैसे डॉलर मूव होगा वैसे ही आपने अपनी प्राइसेस को बढ़ाना है, अदरवाइज आप वो एक खसारा पे खसारा करते चले जाएंगे। और वो चीज जाहिर है वो जब टॉप अप करती है तो वो उसका एक इम्पैक्ट हमारे यहाँ जरा थोड़ा सा और भी प्रोनाउंस्ड हो जाता है। तीसरी चीज हमने एक फिर उसके बाद आपने देखें जो खासतौर पे अगर मैं बिजली के ऊपर आऊँ ना, जो हमारे बिजली के अंदर जो बिलों का जो कंटिन्यूअस इंक्रीज है उसमें 2-3 कंपोनेंट्स हैं। हमने थोड़ा सा पिछली दफा भी टच किया था, बट जस्ट लेट मी एक्सपैंड ऑन दैट अ बिट। देखिए हमारे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, हमारी ये जो सारी पैकिंग है डॉलर के साथ, और फिर फ्यूल का कंपोनेंट जो हमारा जो पूरा मिक्स बन गया है एनर्जी बास्केट का, वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेड फ्यूल रिलायंट हो गया। तो जब आपका बहुत सारा बड़ा चंक इंपोर्टेड फ्यूल रिलायंट होगा, फ्यूल की कॉस्ट अगर ना भी बढ़े तो उसके अंदर जो बोरिंग की कॉस्ट है और जो डॉलर और रुपी का जो फर्क है, जब आप उसको ऐड करते हैं तो जाहिर है वो फिर आपने अगर खसारा नहीं करना तो आपको कंटिन्यूअसली वो प्राइसेस बढ़ानी पड़ रही। और अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन में हम फंस गए हैं, उसमें आपके पास ना फिस्कल साइड के ऊपर स्पेस है, ना अगर आप नहीं करते तो आप फिस्कल साइड पे स्लिप कर रहे हैं, और उसको प्लग करना है, जिसकी वजह से वो फिर इन्फ्लेशन को फ्यूल करता है। और अगर आप करें तो वो डायरेक्टली आपकी बिजली और पेट्रोल की प्राइसेस आपको बढ़ानी पड़ती है, तो उसका एक तो इधर से भी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आता है। सो यू आर इन अ वेरी वेरी टाइट पोजीशन राइट अच्छा, इधर मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा टच बेस करें कि जो एनर्जी रिफॉर्म्स होने चाहिए,
उनका ये ठीक वक्त नहीं आ गया? क्योंकि आम आदमी की पहुंच से बिजली की अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई है। तो एज पीपल, यू नो, एज कॉम, तो हम अपने अपने तौर पे तो बात करें, लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम टू सॉर्ट ऑफ री एडजस्ट द एनर्जी मिक्स। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे जैसे तैसे भी हुए, ज़ाहिर है वो हमारे लिए फेवरेबल अब नज़र नहीं आते, डॉलराइजेशन हमने रखी, बट उसका एक ये भी जाविया देखने का है कि वो उस वक्त जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे तो पाकिस्तान की एनर्जी की नीड्स को एक्स्ट्रापोलेट किया जा रहा होगा कि यार हाँ, इतनी इंडस्ट्री लग जाएगी, इतनी ग्रोथ हो जाएगी और इतनी एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी और फिर हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स भी निकल जाएंगी। लेकिन चूंकि वो तो हुआ नहीं, सिस्टम डिसरप्ट हो गया, तो अब जहाँ पर हम खड़े हैं तो उस एनर्जी के मिक्स को हमें ज़रा रिव्यू करने की ज़रूरत है। और ये प्रॉबली हम उस यू नो नीडल के अंडर आ गए हैं कि हमें एज कंज्यूमर्स भी, अगर आप देखते हैं तो पीपल आर गोइंग टूवर्ड सोलर, और ये शायद मुश्किल तरीके से अब लोग जा रहे हैं कि यार अब गुजारा नहीं हो रहा। तो क्या ये बहुत अच्छा टाइम नहीं है, एक नेचुरल एक टाइम हमें मिल गया है कि यार हम अपना एनर्जी मिक्स चेंज कर लें, फॉसिल फ्यूल से निकल आएँ और जो नेचर की तरफ से प्रोड्यूस हो रही है सोलर विंड, उसकी तरफ चले जाएं? देखिए, आप सही कह रहे हैं अब्दुल्ला, बट मेरा अपना ख्याल है कि हमें ना साइलोज में पॉलिसीज के बजाय ना हमें बिल्कुल एक होलिस्टिक पॉलिसी की तरफ जाना पड़ेगा। और होलिस्टिक पॉलिसी इस तरह से है कि हमें पूरी की पूरी एनर्जी सप्लाई चेन को होलिस्टिकली देखना है कि हमने कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या एडजस्टमेंट्स करनी है। उसमें प्राइवेटाइजेशन से लेके आपकी एनर्जी मिक्स तक और आपकी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, उनकी डेवोल्यूशन या प्राइवेटाइजेशन, ये भी एक डिबेटेबल है कि जी वो डिवॉल्व करना है पहले फिर प्राइवेटाइज करना है या डायरेक्ट प्राइवेटाइज करना है। सो ये सारी चीजें, और फिर गैस का अभी आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेटा मैंने अभी शेयर किया कुछ लोगों के साथ, एक आया हुआ था कि हाउ per MMBTU of gas of energy across different sources of energy, which includes electricity, RFO, HSD, petrol, पेट्रम सारा जो है उसके एक कंपैरिजन दिया था। और हम जब उस डेटा को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि इतनी बड़ी डिस्टॉर्शंस है इसके अंदर, कि कुछ फेवरेबल है कुछ अनफेवरेबल है। सो इस बैलेंस को भी करेक्ट करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, गैस हमारे यहाँ जो है, जो पाइप गैस है, जो ज्यादा मिडिल क्लास या शहरी इलाकों में इस्तेमाल होती है, वो उसकी कॉस्ट बहुत आउट ऑफ प्लेस है। आई नो इट इज इजियर टू से कि जी हम प्राइसेस इंक्रीज कर दें, हर चीज का सोल्यूशन प्राइसेस इंक्रीज नहीं है। ये मैं एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन अल्टीमेटली आपको इतनी बड़ी डिस्टॉर्शंस को चेक करना पड़ेगा कि जी आप अपनी गैस, जो कि एक बड़ा प्रेशियस रिसोर्स है, आप किस तरह से उसको एक बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर लोगों को दे सकते हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, एंड वी आर सीइंग कि उसकी वजह से उसकी जो रिपरकशंस हैं वो हमारे पावर सेक्टर के ऊपर भी हैं, वो हमारे गैस के सेक्टर के ऊपर भी हैं, वो हमारे सर्कुलर डेट में भी हैं, और फिर अल्टीमेटली जाहिर है आपने फंड करना है उसको तो आपकी फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट के अंदर नजर आते हैं। सो कहने का मकसद ये, कमिंग बैक, कि आपने पूरी की पूरी एनर्जी सप्लाई चेन को ना बड़ा होलिस्टिकली देखना है, हर चीज को, ट्रांसफर जनरेशन से लेके जनरेशन में जनरेशन मिक्स, 5 साल में क्या होना चाहिए, 10 साल में क्या होना चाहिए, 15 साल में क्या होना चाहिए, और फिर होना चाहिए तो एक चीज है, फिर उसके ऊपर आपने काम भी करना है। सो फॉर एग्जाम्पल आप अगर हाइडल ला रहे हैं तो हाइडल जो है वो कब तक आएगा, वो किस तरह से इम्पैक्ट करेगा आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एनर्जी, आप किस तरह से नीचे लेके आएंगे, और फिर जो अनवायबल प्रोजेक्ट्स हैं उसको आपने you have to sort of probably get rid of those. कुछ जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं वो चाहते ना चाहते हुए आपको फुलफिल करनी है, वो करनी है, वो फिर आप उसको एटलीस्ट फ्रीज करें और उसको लेके चलें, सो दैट एटलीस्ट वी कैप इट ऑन द लेवल्स दैट वी हैव। ये तो जनरेशन साइड है। फिर इसी तरह ट्रांसमिशन साइड है ऑफ द पावर सेक्टर। ट्रांसमिशन के अंदर हमारे यहाँ लॉसेस हैं, हमारे यहाँ जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस और उनकी कैपेसिटीज और उसकी इश्यूज हैं। अभी पीछे बात हो रही थी डेवोल्यूशन की, आपने भी बात की कि जो हमारे प्रोविंशियल डिस्कोज हैं उनको प्रोविंशलाइज किया जाए। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड डिबेट, आपने भी पहले बात की और उसके बाद कुछ मीडिया में भी चर्चा था इसका, कि बात दरअसल ये हो रही थी कि जो लॉसेस हमें लाइन लॉसेस मिलते हैं या जो डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस हैं वो प्रोविंसेस तो ओन ही नहीं करती, जिस तरह आपने बताया उनका कोई स्टेक नहीं है। तो कम से कम इस दरमियान की हुकूमत में ये बात शुरू हुई है कि उन डिस्कोस को प्रोविंशलाइज किया जाए। तो मेरे ख्याल में कुछ लॉसेस तो इस चीज़ पे भी अमल पैरा होने से रिड्यूस हो सकते हैं।
हाँ, ये बड़ी अच्छी डिबेट है, लेकिन इस पे जो है ना वो इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं अब्दुल्ला। देखें, जिस तरह मैं देख रहा था, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे एक्स केपीके के, उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा डिटेल्ड नोट लिखा है कि प्रोविंसेस के जब हवाले आप करेंगे तो वो किस फॉर्म में चाहते हैं कि उसको टेकअप करें, क्योंकि इतना बड़ा डेट बर्डन के साथ आप तो कोई भी प्रोविंस लेगा नहीं। सो देयर नीड्स टू बी, इवन व्हेन यू वांट टू डिवॉल्व इट, you have to do a lot of changes in that, and also work with the provinces to be able to really sort of own these 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 companies. So उसमें complexities है, इसी वजह से डिबेट एक ये आती है कि जी हम डायरेक्टली अगर उसको प्राइवेटाइज करते हैं या एटलीस्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो भी स्ट्रक्चर बनाए, बट डायरेक्ट कर दें तो शायद वो हमें कुछ टाइम सेव हो जाए। सो देयर आर, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट, देयर आर सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। Having said that, the ultimate bottom line is कि जी कुछ ना कुछ करना है and we have to do it now. Whatever needs to be done, it needs to be done right now. और उसमें एक मंतक प्राइवेटाइजेशन की ही ज्यादा समझ में आती है कि आप उसको we just move forward and get state out of this business of running or competitive markets create करें for the ठीक power. है। अच्छा, मैं ये भी यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप चूँकि वर्ल्ड बैंक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अभी मैंने जिस तरह की बात की कि आपका जो एनर्जी मिक्स है वो चेंज होना चाहिए। तो इसमें सोलराइजेशन का कितना इम्पैक्ट हो सकता है और स्टेट का इसमें क्या रोल हो सकता है कि सोलराइजेशन को इंसेंटिवाइज़ करे, या आपके जैसे इदारे वर्ल्ड बैंक के जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्किंग विद द पीपल एंड द पब्लिक है, वो किस तरह इसको इंसेंटिवाइज़ कर सकते हैं? क्योंकि आपने इस तरह पहले बात की ना कि यार हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको कहीं ना कहीं तो फ्रीज़ करना पड़ेगा ताकि उसकी लाइबिलिटी उतारी जा सके, लेकिन उस फ्रीज़ करने के साथ साथ इस एनर्जी मिक्स पे काम करना है। तो सोलराइजेशन पे क्या क्या स्टेट लेवल पे इंसेंटिव्स आप समझते हैं पॉलिसी में आने चाहिए कि ये कंज्यूमर लेवल पे अब खुद से इसका रुझान चूँकि बढ़ भी गया है, मज़ीद एक एग्रेसिवली इसके ऊपर हम मूव करें? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? या देखिए, सोलर भी जो है ना वो अच्छा, सोलर पे मेरा व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। देखिए, सोलर पे मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट को कुछ बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, और उसकी वजह एक ये है कि हमारे पास बहुत सारी एक्सेस कैपेसिटी, जो अगेन जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। हमें बड़ा केयरफुली देखना है कि यार हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, किस तरह हम लोग एक्चुअली हमने ये कैपेसिटी को यूटिलाइज करना है, क्योंकि हम कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं जो यूटिलाइज नहीं हो रही। सो वी हैव अ लॉट ऑफ आइडल कैपेसिटी। अनलेस वी यूज दैट कैपेसिटी दैट वी हैव, how will our cost come down, right? So it's a राइट। two-edged sword. While on one hand, क्विक फिक्स है कि जी लोगों को कहते हैं कि जी आपको हम बड़ा सब्सिडाइज सोलर दे रहे हैं और आप सोलर कर लें और रिवर्स मीटरिंग करके आप कर दें, बट उससे क्या होगा? लेट्स से उससे कोई 1000, 2000, 5000, 6000 मेगावाट सिस्टम के अंदर ऐड होगा। ठीक हम है। ऑलरेडी सरप्लस कैपेसिटी में, और अगर वो फर्दर ऐड होता है तो आपकी आइडल कैपेसिटीज और इंक्रीज करेंगी, विच मींस कि आपकी ग्रिड टैरिफ्स कंटिन्यूअसली और बढ़ते चले जाएंगे टू द पॉइंट कि आपको, आप अभी देख लेंगे, अभी जो रिवर्स मीटरिंग का और जो गवर्नमेंट जिस कीमत पे खरीद रही है बिजली, गवर्नमेंट को अल्टीमेटली उसको रिव्यू करना पड़ेगा। तो वो सारा का सारा मॉडल जो है ना, मुझे सस्टेनेबल उस पर्सपेक्टिव से नहीं लगता, अनलेस एंड अनटिल अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप पूरा रिव्यू करें अपनी एनर्जी चेन को कि यार हमने, ठीक है, अगर सोलर लगाते भी हैं या लाना भी है तो किस तरह से हमने उसको फेज आउट करना है, हमने अपनी यूटिलाइजेशन इंक्रीज किस तरह से करवानी है। फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी मेट्रिक्स था जो अभी केयर टेकर गवर्नमेंट भी शायद जिसकी बात कर रही है कि हमें यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज करने के लिए वी हैव टू इंसेंटिवाइज इंडस्ट्रीज कि जी आप अगर एक्सेस बिजली यूज करते हैं आफ्टर अगर आप 3 शिफ्टें चलाते हैं तो द थर्ड शिफ्ट वुड बी लाइक एट अ रिड्यूस्ड कॉस्ट, सो दैट द यूटिलाइजेशन ऑफ योर ग्रिड इंक्रीज। वो बड़ा क्रिटिकल है क्योंकि हमारे पास अभी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है एंड वी आर पेइंग अ लॉट ऑफ कैपेसिटी चार्जेस। So it's a very delicate balance that you have to create. So it's not a black and white kind of an answer कि जी आप सोलर लगा दें and that the things will be solved. I don't think so. The things will. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को किस तरह फेवरेबल कर सकते हैं अपने इन करंट मुश्किल हालात में? Abdullah, foreign direct investment is a tricky subject. And FDI से मतलब हो गया, मैं थोड़ा सा लोगों के लिए बता दूं, FDI का मतलब ये है कि जी हमारे यहाँ बाहर के मुल्कों से कंपनियां, बड़ी कंपनियां वो आके इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, और अपना वो करें एंड so उसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री बढ़े और आपकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जनरेट हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड दे मेक मनी बिकॉज
जो भी बंदा बाहर से इन्वेस्ट करेगा, दे आर हियर टू मेक मनी. नाउ द Yeah. इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जी गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह एफडीआई को इनवाइट करना चाहती है अपने मुल्क. और ठीक है. जो बुनियादी उसूल है उसमें वो ये है कि जी आपके मार्केट एनवायरनमेंट इस तरह से हो कि दे वांट टू कम टू योर कंट्री टू डू बिजनेस बिकॉज दे विल Okay. बी हियर टू डू बिजनेस. एंड एक चीज मैं आतिफ मियां का मैं टॉक देख रहा था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की. उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली जो एफडीआई का पर्पस है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, इट्स नॉट द कैपिटल. एंड आई एग्री विद दिस फिलॉसफी. हमने अनफॉर्चुनेटली क्या किया है पीछे, जिस तरह पावर के अंदर हमने बहुत सारा एफडीआई इनवाइट किया था क्योंकि हमें उस पावर प्लांट्स की जरूरत थी. सो वी सॉर्ट ऑफ वांटेड, उसमें इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स हमने इस तरह से क्रिएट कर दिए जो कि बड़े मिसअलाइन थे विद योर ओन इंटरेस्ट. और वही चीज हमारे गले पड़ गई है कि जी आपकी जो पूरे कंसेशन फ्रेमवर्क्स थे वो इतने स्क्यूड थे टुवर्ड्स द फॉरेन इन्वेस्टर बिकॉज यू वर पुलिंग देम टू कम इनटू पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ they wanting to come to Pakistan themselves, and there is a lot of difference between these two approaches. So I think उससे पहले before we bring in the foreign direct investment, I think अभी तो SIFC का भी जो मुझे प्राइमरी कोर प्रिंसिपल लग रहा है वो ये लग रहा है कि जी क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है तो हम उसको मोनेटाइज इस तरह से करें अपने एसेट्स को कि जी कुछ डॉलर आ जाए. तो अगर आप डॉलर आने के लिए सिर्फ एफडीआई को देख रहे हैं तो आप इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स इस तरह की क्रिएट करेंगे वेयर यू वांट टू पुल इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर व्हिच And that will become a liability in your दैट future. विल अल्टीमेटली बिकम अ लायबिलिटी क्योंकि आप इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स बड़े मिसअलाइन किस्म की क्रिएट Yeah. करेंगे वर्सेस द अदर वे अराउंड. राइट. मेरा अपना ख्याल है कि हमें इंटरनल कैपिटल मोबिलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए पहले कि जी आप इंटरनल कैपिटल मोबिलाइज किस तरह करें टू क्रिएट दैट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वेयर the foreign investor can come in and they want to come in your country to do business. अच्छा, एक बात जो आतिफ मियां ने की, आप जो बात कर रहे हैं, आई ऑल्सो हैपन टू वॉच दैट. उन्होंने ये बात की कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो सी पैक में भी नहीं हुआ, और वो जो सी पैक का जो कॉन्सेप्ट था वो भी सारा चाइना की अपनी मजबूरी थी कि उनको अपना सरप्लस कहीं इस्तेमाल करना था. तो हम तो उस लेवल पे अब आ ही नहीं पा रहे. हम तो अभी सिर्फ एक हमें डॉलर्स की ग्रीड है जो हमने SIFC भी बना दिया, वन विंडो ऑपरेशन भी बना दिया. तो फिर हमने निकलना कैसे है? अगर हम अपने सेक्टर्स की बात करें, हम कहते हैं जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एग्री सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है. हमने किस चीज़ पे फोकस करना है जिस पे हमें टेक्नोलॉजी मिले और हम उसको बरूए कार ला सकें टू ऐड वैल्यू, टू क्रिएट वैल्यू? थोड़ा सा ब्रॉड क्वेश्चन है बट देखिए अगेन आई गो बैक टू द बेसिक्स. आपने अगर हम विदाउट गोइंग इनटू स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स देखें, हमारे इश्यूज जो है ना वो बड़े फंडामेंटल अब्दुल्ला किस्म के जो मेरा ख्याल है कि अगर आप वो एटलीस्ट सॉर्ट आउट कर लें तो बहुत सारी चीजें ना खुद ब खुद चल पड़ती हैं. देखिए एक ना डोमिनो इफेक्ट होता है. मैंने जिस तरह आपको कहा ना कि एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट और एक इकोसिस्टम होता है जो क्रिएट होता है और फिर उसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है. चीजें खुद ब खुद चल पड़ती हैं एंड अदर इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट कोलैबोरेटिंग इन दैट. एंड फॉर मी टुडे and I'm very unapologetic and very clear about this contention. I think we need to get rid of this unnecessary political noise that is a constant hangover to everything that we are doing. And we see that in our daily and we have been talking about this for the last 16, 17, 18 months now. That this overhang is creating a lot of problems. We need to get past the elections. We need to get a new government coming in so that they have at least everyone, every stakeholder has a view कि यार ठीक है अब ये हो गया जो हो गया, now we have to move forward. The more you prolong this thing, आप ठीक है इधर उधर tweaks कर लेंगे, आपने डंडा चला दिया फॉरेन करेंसी मार्केट के ऊपर कि जी ये जो है वो स्मगलिंग हो रही है, ये हो रहा है वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. मैं ये नहीं कहता कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इकोनॉमी डंडे से नहीं चलती है. इकोनॉमी मार्केट फोर्सेस से चलती है. अल्टीमेटली आप सप्रेस कर भी देंगे, आज कर लेंगे हफ्ता 10 दिन महीना, ultimately the supply demand game will back in play unless and until you sort out your fundamentals. So administration is important. I'm not saying that it should go unchecked. Yes, if there is a leakage, it has to be plugged through administrative measures. But that's like 20-30% of the whole economic framework. So 20, just like 30% we're controlling the currency leakage. So that's just a maybe fractional part of
व्हाट ओवरऑल नीड्स टू बी डन, और ये शायद देर पा ना हो, जिसकी वजह से भी शायद पॉलिसी का जो एक कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि दिस इज नॉट अ पॉलिसी कि आपने डॉलर की लीकेज रोक ली, ये पॉलिसी शायद नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है। सो वेरी राइटली सेड। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अच्छा आपने कहा कि हम सेक्टर वाइज ना जाएं, बल्कि हम ओवरऑल इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसकी वजह से हमारे पास एफडीआई आए। बट वो जो रास्ता आप बता रहे हैं, ये रास्ता तो बहुत देर पा लग रहा है, दूर का लग रहा है, ये अभी रास्ता आपको नज़र भी नहीं आ रहा कि हम इतना इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए। इलेक्शन यहाँ होने को नहीं आ रहे, केयर टेकर सेटअप तो ये कह रहा है कि यार एक वन पार्टी हो ना तो पॉलिसीज़ का तसलसल होता है, समथिंग दैट वी स्पोक इन आवर लास्ट एपिसोड के चार्टर ऑफ इकोनॉमी टाइप बात कर रहे हैं। तो ये जो एक थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसमें बहुत बड़ा गैप अभी नज़र आ रहा है। तो क्या ये बीच में कहीं मर्ज होता हुआ आपको दिख रहा है ऑन द पॉलिसी साइड? हाँ जी, मर्ज होगा बिल्कुल अब्दुल्ला। देखिए मर्ज हमने इसके ग्लिम्पसेस देखे हैं डिफरेंट एरास के अंदर, बहुत रिसेंटली भी हमने देखा है। देखिए हम ये मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट से अभी एज रिसेंटली, और रिसेंट की एग्जांपल मैं इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल अभी हमारे आंखों के सामने हुआ है। सो हम जब 2018 के बाद हमने एक मैक्रो इकोनॉमिक सीरियस एडजस्टमेंट देखी है इकोनॉमी के अंदर, और फिर हमने वहां से एडजस्टमेंट के बाद हमने चीजों को कन्वर्ट करके ग्रो करते हुए भी देखा है। उसमें फ्लॉज अपनी जगह पे जो थे वो थे, और उनसे लर्न करके हमें बेहतर करने की जरूरत है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जी ये तकरीबन 1.5 से 2 साल का एक पीरियड है जो आपने गुजारना है बड़े फोकस के साथ, कि जी आपने अपने इंटरेस्ट रेट्स को, अभी देखिए स्टेट बैंक ने इट्स ऑन द टेंजेंट नाउ, स्टेट बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किया है अभी, दे हैव केप्ट इट कांस्टेंट। और उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जी since they are expecting the inflation to come down, so that's why they are, but primary reason जो हमें मुझे एटलीस्ट लग रहा है वो ये है कि it's more of a political reason rather than a fundamental economic reason. प्रॉब्लम ये है कि हम अगेन एक डिबेट करते हैं, and I am surprised why people always look at the currency from ये इन्फ्लेशन का इशू फ्रॉम सप्लाई डिमांड, एंड कि जी आप इंटरेस्ट रेट करेंगे तो आपने एग्रीगेट डिमांड को स्क्वीज करना है। वो एक पार्ट था जो कि प्ले हुआ है बिल्कुल अपनी जगह पे, बट अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी इकोनॉमी डॉलराइज हो रही है। जब आपने डॉलराइजेशन को प्रिवेंट करना है तो आपको इंटरेस्ट रेट्स अपने बढ़ाने पड़ते हैं कई दफा, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट दैट इंसेंटिव स्ट्रक्चर। यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और आप अपने इंटरेस्ट रेट्स को अपने इन्फ्लेशन के साथ नहीं करेंगे तो आपके मुल्क में लोग डॉलर खरीदना शुरू कर देंगे। सो इट हैज गॉट probably less to do with demand supply dynamics of the economy. It has to do with de-dollarization. देखिए ना, फॉर एग्जांपल मैं अगर हूं और मैं अभी देखता हूं कि यार मेरा टी बिल्स जो है वो 25% का यील्ड दे रहा है वर्सेस मेरी एनुअल डिवैल्यूएशन 22-24% हो रही है, तो प्रॉब्ली मैं लोकल करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। ठीक है, मैं बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं फिक्स इनकम में कर रहा हूं उसकी एक, बट दैट्स अ शॉर्ट लिव्ड जब तक ये इंटरेस्ट रेट्स आई। बट लेकिन अगर मुझे ये थोड़ा सा भी, इफ आई एम कटिंग क्लोज के डिवैल्यूएशन ज्यादा हो जाएगी और मेरा रिटर्न लोकल रुपी में कम है, सो मैं डॉलर खरीदूंगा ना, और यही मार्केट के अंदर हो रहा है। इसी को एडमिनिस्ट्रेटिवली ये बेसिकली अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं अगेन आई कम बैक टू दिस, economics cannot be run on administrative measures. You have to correct your fundamentals. To link to your point कि जी ये जो enabling environment है ये long term है, नहीं, I don't think it's very long term. There are certain tweaks that you need to do. First is you set out your politics, make central bank independent, जो आपने already तकरीबन कर दिया था, या एटलीस्ट बातें आप कर रहे थे, ठीक है, आप उसको करें ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपनी ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको 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 कंट्रोल करें। आप ये 2-4 चीजें, और अपना गवर्नमेंट का इंटरेस्ट टुवर्ड्स टूरिज्म का भी हमने एक ग्लिम्स देखा था कि ये फोकस आ गया था कि यार टूरिज्म सर्विस, आई कनेक्ट दिस टू व्हाट आतिफ मियां वाज सेइंग कि टूरिज्म और सर्विस इंडस्ट्री को हमारी जैसी इकोनॉमीज का एक कंपेटिटिव एडवांटेज है, जो कि बिल्कुल है, बट आपने उसको मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में भी लेके आना है। वो enabling environment क्रिएट करते हैं, you talk about it, you promote it, right, things get rolling. इसी तरह आपने फिर मैन्युफैक्चरिंग और उसकी बात करनी है बेसिकली कि यार आपने, जिस तरह हमने पिछली दफा टैरिफ पॉलिसीज की बात की थी कि जी आपका एक नेशनल टैरिफ कमीशन है, आपने अपने टैरिफ्स को स्ट्रीम, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज लाइंस एंड गिव अ 4-5 years roadmap, automatically the ecosystem will start falling into place. Right? So it's not as complicated as we think it is. It just needs to be done, coherently, and has to be done now instead of just lingering on. So the number one is the जी please resume, बताइए।
प्रॉब्लम जो हम अभी कंटिन्यूअसली देख रहे हैं ना, वो ये देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस डिसरप्शंस भी हैं और एक कांस्टेंट पॉलिसी प्लान भी नहीं आ रहा ना. फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो व्हाट दिस केयरटेकर गवर्नमेंट एस्पायर टू डू. किस डायरेक्शन में जाना चाहती है? क्या ये सिर्फ फायर फाइटिंग करते रहेंगे, या अभी तो शुक्र है कुछ कम्युनिकेशन, दे हैव कम आउट विद सम कम्युनिकेशन, बट द प्रॉब्लम इज द केयरटेकर हैज, with all good intentions and due respect to them, their hands are tied. उनके पास इतना रनवे नहीं है, इतनी उनके पास power और authority नहीं है to do a lot of things that they probably they want to do, and rightly so. That's why we have to go beyond this flux very quickly. और ये flux बड़ी देर से चल रहा है अब हमारा. राइट. सो बेसिकली हमें अपना पॉलिटिकल हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा ताकि एक सर्टेनिटी आए इन्वायरमेंट में, और उस इन्वायरमेंट में जब सर्टेनिटी आएगी तो ज़ाहिर है पॉलिसी मेकिंग होगी तो उसका इम्पैक्ट फॉरेनर पे भी होगा, लोकल पे भी होगा, इंस्टीट्यूशंस पे भी होगा, एंड देन दैट्स हाउ इट लीड. सो बेसिकली मैं थोड़ा सा सर्विस सेक्टर पे बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आईटी का जो सेक्टर है उसमें हमारे जो करंट मिनिस्टर हैं उमर सैफ साहब, वो इसके ऊपर बहुत बात कर रहे हैं. तो वो ये बता रहे हैं कि यार पाकिस्तान में आईटी का जो पोटेंशियल है वो ही बहुत बड़ा जो हमारा गैप है वो कवर कर सकता है. आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? इज़ दैट सेक्टर इनफ जिसके पीछे अगर हम सब लग जाएं तो ये हमारा जो डॉलर गैप आ रहा है ये कवर हो जाएगा, या द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स हैव टू कम एंड प्ले एज वेल? नहीं, मेरा ख्याल है मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच. देखिए, सर्विस सेक्टर से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ. सर्विस सेक्टर इज समथिंग दैट इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड इकोनॉमीज लाइक अस, फॉर एग्जांपल इंडिया की भी एग्जांपल है, तो सर्विस सेक्टर हैज टू, सर्विस सेक्टर में ये सारा आईटी भी है उसमें और सर्विस सेक्टर्स भी हैं उसमें. पूरा एक स्पेक्ट्रम है. You know, there is medical tourism, there is, you know, you have quality of doctors, you know, there is northern areas, southern areas की बट लेकिन खैर इसमें एक बात और भी है कि आपने वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे आप तो लोग आके विजिट भी करेंगे, बट दैट्स अ सेपरेट डिबेट. बट आईटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड हमने देखा कि थोड़ा सा आपने जब ट्वीक्स किए और थोड़ा फोकस किया आईटी पे, तो आईटी सेक्टर डिड रिस्पॉन्ड. So I agree with what Umar Saif is saying in terms of the potential, and you know it can create a lot of difference. But having said that, equal importance needs to be given to the manufacturing, and manufacturing is where the impact factor is highest. And by that I mean your value addition, your employment, technology, overall your country standing globally. Manufacturing does play a key role in terms of the products and the you make and offer and export to the country. And I think कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को अंडर वेट करना इज नॉट सेंसिबल पॉलिसी. आई थिंक कि जिस तरह की हमारी इवन के जो ज्योग्राफिक स्ट्रेंथ है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप एक connectivity के लिए, business trade के लिए, I think Pakistan has a case to be a manufacturing. I'm not saying it might be the most competitive manufacturing hubs of the world, but I think you can do substantially good, particularly serving the geographies of emerging Africa, regional markets, Central Asia, and to some extent Europe and US as well in some सेक्टर्स जहां पे आपको थोड़ा सा competitive advantage है. हमने ईस्ट एशियन इकोनॉमीज को देखा है यार, the government structures when they align and come into play, they did sort of perform very well in terms of using their cheap HR and energy and all these policies together to make a good quality manufacturing basis. So I think it needs to go hand in hand. Yeah. थैंक यू इमाद. हमारे आज के सेशन में इतना ही. जूं हमारे करंट हालात बदलते रहेंगे हम इस तरह के ऑनलाइन सेशंस आपके साथ करते रहेंगे. आपका चूंकि पॉलिसी पे एक ग्रिप है, आप उसको रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, सो वील कीप टेकिंग यू ऑन बोर्ड फॉर ऑल ऑफ दिस. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you, Abdullah. Thank you very much. Pleasure talking to you. Likewise.